हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट केस लॉज पर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के। ठीक है, केस लॉज से रिलेटेड ये मतलब ये होता है जो लीडिंग केसेस हैं, ये इम्पॉर्टेंट केसेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे या जानेंगे। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट केस है वो है बिजॉय इम्यूल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986 का केस है। और इसमें जो फैक्ट होते हैं केस के, उससे आप इसने इजीली याद कर सकते हैं, क्योंकि केस याद करना थोड़ा हेक्टिक पड़ जाता है, थोड़ा मतलब कन्फ्यूज़न हो जाता है, याद नहीं रहते, या इनकी जो डेट है वो याद नहीं रहती, या कहना चाहिए कि इनके फैक्ट याद रहते हैं लेकिन केस नाम नहीं याद रहता। तो इसके कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आप सबसे बेस्ट यही है, शॉर्ट में याद करें। और शॉर्ट में याद करने का पर्पस ये है, जो इंटरव्यू है उस पर्पस से शॉर्ट में ठीक रहेंगे, क्योंकि इंटरव्यू में इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। बस आपको फैक्ट पता होना चाहिए केस के, और केस का नाम पता होना चाहिए कि कौन से प्रोविज़न से रिलेटेड है ये केस। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। तो कुछ व्यूवर्स ने इम्पॉर्टेंट केस लॉज के ऊपर वीडियो बनाने के लिए बोला था, तो इसलिए मैंने इस पे वीडियो बना रही हूँ। तो आप से रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। और हो सके तो अपने इंटरव्यू जब आप देने जाएं तो पढ़ने के लिए, रास्ते में पढ़ने के लिए आप केस लॉज की ये लिस्ट भी प्रिंट ले जा सकते हैं, लिस्ट इंटरनेट से डाउनलोड करके ले जा सकते हैं। तो वह आप रास्ते में भी रिकॉल हो जाएगा आपको इंटरव्यू के टाइम पर, जिससे कि आप पढ़ते पढ़ते चले जाएं, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र होता है। अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का लॉ क्लर्क ट्रेनिंग का इंटरव्यू देने वाले हैं तो इलाहाबाद का जो सफ़र है वो काफ़ी लंबा होता है, तो आराम से आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिजॉय इम्यूल वाला केस में क्या फैक्ट हैं। ये बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में एंड एक्सप्रेशन के बारे में। द कोर्ट हेल्ड दैट द राइट ऑफ free speech and expression also includes the right to remain silent। मतलब हमें जब राइट दिया गया है फ्री स्पीक या बोलने का, फ्रीली बोलने का हमें राइट है, और हमारे जो व्यूज़ हैं उन्हें एक्सप्रेस करने का भी राइट है, हमारे पास फंडामेंटल राइट है ये। साथ ही साथ हमें जो है साइलेंट रहने का भी राइट दिया हुआ है, रिमेन साइलेंट, एंड दैट ओनली स्टैंडिंग फॉर द नेशनल एंथम शोड प्रॉपर रेस्पेक्ट। और हमें जो है, जैसे मान लीजिए केस मेन जो इसका फैक्ट है वो नेशनल एंथम से रिलेटेड है। इसमें क्या जो नेशनल एंथम के लिए जो गाइडलाइन दी गई है कि आप नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट में खड़े होंगे, और साथ ही साथ गाना भी होता है नेशनल एंथम। तो उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर ये केस था कि स्कूल में कुछ स्टूडेंट नेशनल एंथम के सम्मान में खड़े तो थे, लेकिन वो इसको नेशनल एंथम को गा नहीं रहे थे। उन्हें अपने रिलीजियस पर्पस के कह लीजिए, या जो भी उनके मन में होगा या जो भी उनकी थिंकिंग होगी, वो उन्हें उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे नेशनल एंथम को गाना। तो उसे हाई कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि रेस्पेक्टिव जो कोर्ट था, ऑनरेबल जजेस ने यही बोला कि जो राइट हमें फ्री मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है, और एक्सप्रेस करने का भी राइट देता है, साथ ही साथ हमें रिमेन साइलेंट रहने का भी राइट देता है। तो उसमें ये कहा गया है कि नेशनल एंथम के मतलब स्टूडेंट जो थे नेशनल एंथम के सम्मान में वो खड़े हुए थे, चाहे भले से उन्होंने गाया नहीं, मतलब उनका उसका डिसरेस्पेक्ट नहीं किया। जैसे नेशनल एंथम की मुद्रा में खड़ा हुआ जाता है, या जो पोस्चर होना चाहिए उस पोस्चर में वो बॉडी पोस्चर उन्होंने फॉलो किया था। तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि उन्होंने नेशनल एंथम का सम्मान नहीं किया। ये कहा जाएगा कि नेशनल एंथम का सम्मान किया, उन्होंने चाहे गाया नहीं नेशनल एंथम को, लेकिन उसके सम्मान में खड़े रहे, भले से ही वो रिमेन साइलेंट थे। ठीक है, तो हमें जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है साथ ही साथ रिमेन साइलेंट रहने का भी राइट देता है, ये कहा जा रहा है यहाँ। फिर नेक्स्ट केस है राजबाला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस 2015 का है। द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द हरियाणा पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट 2015 वॉज अपहेल्ड। द एक्ट disbarred persons in Haryana from the right to contest panchayat elections on the basis of certain restrictions like education qualifications, arrears clauses, etc. तो इसमें जो
हरियाणा का जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द हरियाणा पंचायत राज अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात हो रही है, इस केस के जो फैक्ट है 2015 पर, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें जो द एक्ट डिसबार्ड कर रहा है उन लोगों को जो कि एजुकेशनली क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के वाइज रेस्ट्रिक्शन कर रहा है, और एरियाज या एरियर्स क्लॉजेस के जो उसमें पर्टिकुलर क्लॉजेस दिए गए हैं उनमें वो मेंशन किया गया है कि किस वजह से किया जा रहा है, मतलब रीज़न दिया जा रहा है। तो इसमें कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की बात नहीं है या किसी के भी फंडामेंटल राइट वायलेशन नहीं हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, किसी के भी राइट्स वायलेट करने की बात नहीं कही जा रही है। उसमें ये भी कहा गया है कि जो पंचायत इलेक्शन है उसमें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है, तो जितनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है अगर वो कैंडिडेट के पास नहीं है तो वो इलेक्शन से डिबार्ड हो जाएगा अपने आप ही। तो इसमें कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के वायलेशन की बात नहीं है, ये कहा गया कोर्ट की ओर से, ठीक है। नेक्स्ट केस हम देखते हैं के वीरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991। इसमें नो एफआईआर अगेंस्ट ए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज अनलेस प्रेसिडेंट कंसल्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलाउज इट। इसमें कहा जा रहा है जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होंगे उन पर एफआईआर नहीं होगी जब तक कि प्रेसिडेंट से उसके बारे में कंसल्टेशन प्रेसिडेंट नहीं करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक। इसमें एक तरह से जो जजेस हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको सिक्योरिटी दी गई है उनकी जॉब की वजह से, क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी वर्क लोड होता है, अगर वो एफआईआर वगैरह इस तरह के उसमें फंस जाएंगे तो उनका वर्क काफ़ी सरवाइव करेगा। और इसमें इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अलाउंस की ज़रूरत है, अलाउ करवाने की। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लगता है कि होना चाहिए केस तो हो जाएगा, एफआईआर लॉन्च हो जाएगी, लेकिन उससे पहले मतलब सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस को परेशान नहीं किया जाएगा बेवजह। इसका पर्पस यही है कि जजेस को बेवजह परेशान ना करना, ठीक है। यह जजेस का जो काम है वो किसी भी तरह से सरवाइव नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से कहीं ना कहीं सोसाइटी को सरवाइव करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एफआईआर लॉन्च करने के बाद ज़रूरी नहीं कि वो जो उनके ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं जजिस पर वो सही हों, ठीक है। और अगर मान लीजिए सही ना हुए तो तब कितना मतलब नुकसान होगा, टाइम बर्बाद होगा वगैरह, तो उस सब से बचने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट केस है फोर्थ दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन का वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1991 का। इसमें भी जुडिशियल ऑफिसर्स के अरेस्ट होने पर गाइडलाइन दी गई है। परमिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज और हाई कोर्ट जज रिक्वायर्ड, मतलब लोअर कोर्ट के जो जजेस होंगे उनके ऊपर अगर मान लीजिए कोई अरेस्ट वगैरह होता है, उनके अगेंस्ट कोई इस तरह का केस है, क्रिमिनल केस है, तो उनके अरेस्ट से रिलेटेड गाइडलाइंस दी गई है। उन्हें परमिशन जो देंगे इसमें इस केस में डिस्ट्रिक्ट जज और हाई कोर्ट के जजेस से लेनी होगी, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ वाला एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया फर्स्ट जजेस केस 1991 का 1981 का ये फर्स्ट जजेस केस के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें कंसल्टेशन अंडर आर्टिकल 124 डज नॉट मीन कंकरेंस, ठीक है। कंकरेंस इसका मतलब कंकरेंस का नहीं है। आर्टिकल 124 बात करता है हाई कोर्ट की, ठीक है। तो इसमें कंसल्टेशन अगर हो रहा है अंडर आर्टिकल 124 इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंकरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट केस है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मतलब ARO जो होती है पोस्ट सुप्रीम कोर्ट में, जो एडवोकेट्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं उन्हें एक एग्ज़ाम पास करना होता है, उसे ARO बोला जाता है, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। तो उससे रिलेटेड ये केस है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सेकंड जजेस केस 1993 का है ये। कंसल्टेशन अंडर इस केस के जो फैक्ट हैं वो ये हैं, कंसल्टेशन अंडर आर्टिकल 124 डज नॉट मीन कंकरेंस कॉलेजियम सिस्टम इवॉल्व 1+2 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया +2 सीनियर मोस्ट जजेस। ये जो केस है
ये केस रिलेट करता है, ये रिलेटेड है, इसके जो फैक्ट हैं वो कॉलेजियम सिस्टम से रिलेटेड हैं कि कॉलेजियम सिस्टम में कौन कौन इन्वॉल्व होंगे। फर्स्ट 1+2 जजेस होंगे और मतलब और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे +2 सीनियर जजेस होंगे। तो टोटल कितने लोग हो गए? 3 to 5 और 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो 5-6 लोग होंगे कॉलेजियम सिस्टम में। ठीक है, फर्स्ट ये सेकंड जजेस केस के नाम से भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट केस देखते हैं हम, इन दी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 1998 थर्ड जजेस केस के नाम से फेमस है। ये भी कॉलेजियम सिस्टम से रिलेटेड है कि कॉलेजियम का मतलब क्या होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया +4 सीनियर मोस्ट जजेस। ठीक है, मतलब इसमें इस केस में कॉलेजियम सिस्टम को और अच्छे से क्लियर किया गया है कि ऊपर मान लीजिए ऊपर वाले केस में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो इसलिए यहाँ क्लियर कर दिया गया है कि टोटल कॉलेजियम सिस्टम में 5 जजेस होंगे, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, उनके अलावा 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट केस है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। ये 4th जजेस केस 2015 का। इसमें जो है इसके जो फैक्ट हैं केस के, ये क्या बात करते हैं देख लेते हैं। प्राइमेसी ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स अपहेल्ड, नेशनल अपॉइंटमेंट्स जुडिशियल कमीशन एक्ट स्ट्रक डाउन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये 99th अमेंडमेंट से हुआ है टू द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक डाउन। मतलब ये कहा जाए 99th अमेंडमेंट के द्वारा कि जो प्राइमेसी ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मानी जा रही है इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में, तो वो उसे अपहेल्ड करने की बात की जा रही है। फिर नेशनल अपॉइंटमेंट्स जो हैं जुडिशियल कमीशन एक्ट स्ट्रक डाउन हो रहा है इसकी वजह से, एज जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया जा रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें ये कहा जा रहा है अगर हम प्राइमेसी देंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कॉलेजियम सिस्टम में, ठीक है, तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स जो है अपहेल्ड हो जाएगा, या नेशनल अपॉइंटमेंट्स जो जुडिशियल कमीशन करता है वो कहीं ना कहीं स्ट्रक डाउन हो जाएगा, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। ठीक है, तो इसलिए 99th अमेंडमेंट जो इससे रिलेटेड था कॉलेजियम सिस्टम से टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी स्ट्रक डाउन हो जाएगा। ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम से नहीं, जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो होता है, नेशनल अपॉइंटमेंट्स जुडिशियल कमीशन से रिलेटेड जो अमेंडमेंट था 99th, वो भी साथ के साथ स्ट्रक डाउन हो जाएगा। ठीक है, मतलब पर्पसलेस, स्ट्रक डाउन से मतलब होता है पर्पसलेस, इसका कोई पर्पस ना हो। ठीक है, 9th केस देख लेते हैं, नरेश मिराजकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1966। इसमें जो फैक्ट हैं वो बात करते हैं जुडिशरी ए स्टेट वाइल परफॉर्मिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। जुडिशरी जो है स्टेट लेवल पर बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है, या फंक्शन को देखता है। नॉट वाइल परफॉर्मिंग जुडिशियल फंक्शंस, बल्कि सिर्फ जुडिशियल फंक्शंस को ही नहीं, स्टेट लेवल्स पर एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शन होंगे उन्हें भी देखता है। ठीक है, जैसे डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है डीजे, उसकी पावर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर मान लीजिए कभी कोई इसे मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगी, जैसे कि आईएएस ऑफिसर के पास वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की पावर होती है, साथ ही साथ एसपी को भी होती है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट में उन दोनों के कंट्रोल से बाहर हो रहा है, मतलब माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो डिस्ट्रिक्ट जज के हाथ में आ जाता है। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ जाता है ना, तो केसेस बहुत ज़्यादा क्रिमिनल केसेस बढ़ जाते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट जज अपने अंडर में ले लेता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज कंट्रोल कर सकता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ये कहा जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को भी वो कंट्रोल कर सकता है या फंक्शंस को मेंटेन कर सकता है। ठीक है, ये पावर है डिस्ट्रिक्ट जज के पास। फिर इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट केस देखते हैं, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। इसमें गाइडलाइंस दी गई है पर्टेनिंग टू सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। मतलब वर्क प्लेस पर जो सेक्सुअली हैरेस किया जाता है वुमेन्स को या गर्ल्स को, तो उससे रिलेटेड इसमें गाइडलाइंस दी गई है, और 2013 का है ये
सेक्सुअल हरेसमेंट जो हुआ था निर्भया केस के बाद, वर्मा कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी उसके ऊपर बेस्ड है। एट वर्क प्लेस एक्ट कोडिफाइज दीज गाइडलाइंस, जो कि ये वर्क प्लेस एक्ट जो है हरेसमेंट, सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 का है, वो कोडिफाइज करता है इन गाइडलाइंस को। ठीक है, इस केस के हिसाब से अगर हम देखें, इसमें गाइडलाइंस के बारे में बात की जा रही है, जो ये वाला एक्ट 2013 का बात कर रहा है। जैसे 2012 में निर्भया केस हुआ, तो क्रिमिनल केस जो हुए थे वुमेन्स के अगेंस्ट, एक तरह से हमारे पूरी इंडिया पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा था, और इंडिया के साथ साथ इंडिया की मतलब एक तरह से इमेज बहुत दूसरी कंट्रीज़ पर भी बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव डाला, जिसकी वजह से हमारी इंडियन गवर्नमेंट को या हमारे जुडिशरी सिस्टम को लगा कि इसमें कहीं ना कहीं सुधार करना चाहिए, और उसने पूरी तरह से हमारे इंडिया की जो हमारी आत्मा थी तो उसको झकझोर दिया था। तो इसलिए कमीशन को ज़रूरत पड़ी, वर्मा कमेटी ने उस पर रिपोर्ट बनाई, तब काफ़ी सारे क्रिमिनल लॉ में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए। साथ ही साथ जब क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट होंगे तो साथ ही साथ, क्योंकि किसी भी पर्सन के साथ अगर मान लीजिए सेक्सुअली हरेसमेंट हो रहा है किसी लेडी के साथ या किसी चाइल्ड के साथ, किसी बच्चे के साथ, तो वो जब होता है तो एक तरह से क्रिमिनल ऑफेंस है ये, जो कि सोसाइटी के अगेंस्ट होता है। कहीं ना कहीं एक तरह का ये अलार्म होता है कि सोसाइटी में कुछ मतलब बहुत बुरा हो रहा है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट को सुधार करना चाहिए। तो इस वजह से जो जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट आई थी उसमें उसके हिसाब से काफ़ी अमेंडमेंट किए गए क्रिमिनल लॉ में, साथ ही साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर कॉन्स्टिट्यूशन सभी पर लागू होता है। ठीक है, अगर क्राइम हो रहा है तो जिस एक पर्सन क्राइम कर रहा है, दूसरे के साथ क्राइम हो रहा है, तो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायोलेट हो रहे हैं, तो उनको बचाने का काम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है, उन्हें सेफ्टी देता है, सेफ गार्ड की तरह यूज़ करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन को जब हमारे ह्यूमन राइट्स वायोलेट होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है इस एक्ट के थ्रू, जो कि एक्ट का नाम 2013 सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट कोडिफाइज किया गया। इसमें गाइडलाइंस दी गई है कि क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए। साथ ही साथ जो इसमें जो है वुमेन्स के साथ क्राइम की बात की जा रही है, इसके साथ पोक्सो एक्ट में भी बहुत अमेंडमेंट किए गए और पोक्सो एक्ट भी बनाया गया था। तो उसमें फिर उसके बाद अमेंडमेंट भी किए गए, क्योंकि बच्चों के साथ भी बहुत सेक्सुअली हरेसमेंट हो रहा है, चाहे उसमें छोटी गर्ल्स हों चाहे छोटे बच्चे हों। ठीक है, और इसमें भी जो नेचुरली जो हैरेसमेंट होता है, अननेचुरल जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, वो भी उसमें भी काफ़ी सुधार किए गए। ठीक है, नेक्स्ट जो केस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर बार बार ध्यान दे रही हूँ कि आपको जो है क्रिमिनल लॉ में जो अमेंडमेंट हुए ये ज़रूर याद करके जाने हैं अपने इंटरव्यू के लिए। अगर आपका इंटरव्यू है, चाहे आपका एग्ज़ाम है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है, सब में ये ज़रूर काम आने वाला है। उसके अलावा जो है पोक्सो एक्ट वगैरह भी इसके साथ ज़रूर पढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट केस देखते हैं, सहारा वर्सेस सेबी 2012 का केस है ये। डॉक्ट्रिन ऑफ पोस्टपोनिंग मीडिया पब्लिकेशन टू इंश्योर फेयर ट्रायल, मतलब इसमें जो है सहारा कंपनी पर केस हुआ था सेबी की ओर से, जिसमें पोस्टपोनमेंट की बात की जा रही है, पोस्टपोनिंग मीडिया की बात की जा रही है। मतलब जो मीडिया है वो पब्लिकेशन के लिए क्या बोलते हैं, फेयर ट्रायल नहीं करती, ऐसा कहा जा रहा है, जिसमें जो है इंश्योर करने की बात की जा रही है कि पब्लिक मतलब मीडिया को जो है पब्लिकेशन अगर करती है कोई इस तरह का जिसमें जो है फेयर ट्रायल करना चाहिए, या उनको इंश्योर करना चाहिए, या उनको ध्यान देना चाहिए कि कहीं ना कहीं फेयर ट्रायल को कहीं भी वायलेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, पब्लिकेशन के चक्कर में या अपने टीआरपी के चक्कर में जो है वायलेशन नहीं होना चाहिए किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का या किसी के भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का। ठीक है, तो ये जो है मीडिया को या पब्लिकेशन को ये जो है ध्यान रखना चाहिए, ये इंश्योर करना चाहिए फेयर ट्रायल का, कि फेयर ट्रायल हो। ठीक है, यहाँ पे ये बात की जाए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो आप जब जाएं इंटरव्यू के लिए अपने तो ये तैयार करके ज़रूर जाएं। लॉ क्लर्क ट्रेनिंग के लिए मेरे चैनल पे अभी जो भी वीडियो मैं डाल रही हूँ आप सबके काम आने वाली है, इसलिए ध्यान से पढ़ें और पूरी वीडियो ज़रूर देखें। और अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें
और अपने जो व्हाट्सअप ग्रुप है या अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें, जिससे सभी को हेल्प हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कई व्यूवर्स मुझे कहना है कि वो लाइव सेशन करती हूँ तो पता नहीं चलता, या मेरी वीडियोस का पता नहीं चलता। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तभी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, तभी आप अप टू डेट रहेंगे मेरे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें, और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताएं। और मैं और भी इस तरह के वीडियोस बनाऊंगी या केस लॉज की वीडियोस बनाऊंगी, इसलिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। और जो भी आपको टॉपिक चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।